जय हिंद। अभी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आप निश्चित रूप से भर रहे होंगे। इसके अलावा अभी देख रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी के अंतर्गत +2 लेवल का भी फॉर्म आपका आ चुका है। दोनों फॉर्म आपको भरना है। तो फॉर्म भरने में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आपका गलत चला गया, तो सारा मेहनत आपका बेकार चला जाता है। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसमें लिखे हैं कि रेलवे फॉर्म भरने में कौन-कौन सी मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे भविष्य में दिक्कत ना हो। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन, आप देख रहे हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन, और दूसरे पार्ट में इसका होता है कि आपने पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या दिया, बोर्ड आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारा इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं, अगर उस पे थोड़ा-सा आप ध्यान दे देंगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाएगा और सही इन्फॉर्मेशन आप शामिल कर सकते हैं, यानी फॉर्म भरने में आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि अभी जैसे 80-90% स्टूडेंट साइबर कैफ़े से फॉर्म भरते हैं। जब आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भरते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन भरते हैं, जब फाइनल सबमिट करते हैं, उससे पहले 1 बार 2 बार आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में जब फॉर्म भरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लोड साइबर कैफ़े वालों पर भी होता है। इसलिए जल्दीबाजी में कई बार देखा गया है कि गलतियां उनसे हो जाया करती है, गलत इन्फॉर्मेशन आपका पुट हो जाता है, लेकिन उसका खामियाजा आप भुगतते हैं, क्योंकि गलती वहां पर उस साइबर कैफ़े वाले की नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो गलती आपकी मानी जाएगी। इसलिए 10, 20, 50 रुपया साइबर कैफ़े वालों को आप अधिक दे दीजिए, लेकिन उनको बोलिए कि एक प्रिंट आउट दे देने के लिए फाइनल सबमिट करने से पहले, जिससे कि आप घर ले जा करके एक एक पॉइंट अच्छे से देख पाएं, जो इन्फॉर्मेशन आपने भरा है, उसके बाद जा करके आपको सबमिट करना चाहिए। क्योंकि एक बार गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिए, हो सकता है कि आपको दिक्कतें आगे चल करके हो जाए, ये आपको पता भी नहीं चलता है कब आप गलती कर बैठते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें कहाँ पर गलती की संभावनाएं होती है और किन चीज़ों पर हमको ध्यान देना चाहिए। अब जैसे सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने वाली बात है। आप देख लीजिए कि अकाउंट क्रिएट करने वाली बात है। अकाउंट क्रिएट करना, या ऑलरेडी आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है या आपने कर दिया है। अगर रेलवे का इस 2024 में, इससे पहले आरपीएफ का अगर आपने फॉर्म भरा होगा, या फिर इससे पहले एएलपी का फॉर्म भरा होगा, तो या अन्य कोई रेलवे का आप फॉर्म भरे होंगे, अभी जो वैकेंसी आई हुई है, तो आपका अकाउंट बन गया होगा, यानी क्रिएट हो गया होगा। तो अगर एक बार क्रिएट हो गया, तो उसी के आधार पर नेक्स्ट फॉर्म आपको भरना होता है। क्योंकि और अकाउंट क्रिएट करने में क्या क्या बातें होती है, इन बातों पर ध्यान रखना है। और एक बार अकाउंट क्रिएट करने में गलत इन्फॉर्मेशन आपका चला गया, तो वो अपडेट नहीं होता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा, ईमेल आईडी अपडेट नहीं होगा, और बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि अपडेट नहीं होगा। तो वैसी परिस्थिति में आपको दिक्कतें हो सकती है। ऐसे में बहुत सारे छात्र लगातार हमको कॉल करते हैं कि सर हमारा आधार में प्रॉब्लम था, सर पिछली बार हमने दूसरा मोबाइल नंबर दिया था और इस बार हमने दूसरा मोबाइल नंबर दे दिया, तो हमारा दूसरा अकाउंट आ गया, वगैरह वगैरह। या हमारा उसी अकाउंट पर कैसे ऐड होगा, हमारा आधार आकर के बदल गया, या जो इन्फॉर्मेशन आप दिए थे वो इन्फॉर्मेशन बदल गया है और उस इन्फॉर्मेशन का आधार पर आपका ले नहीं रहा है। ये एक बड़ा सा समस्या आपके लिए हो जाएगा। तो इन बातों पर गौर करना है कि इस तरह की परेशानी आपका ना हो। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये चेंज आपका नहीं होगा, ये कंडीशन आपको दे दिया है। इसलिए जब भी अकाउंट क्रिएट करें, मोबाइल नंबर इस सिमिलर फेज के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका बदलना नहीं चाहिए, ईमेल आईडी आपका बदलना नहीं चाहिए। इन बातों पर आपको गौर करना है, नहीं तो आगे चल करके परेशानी हो सकती है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट में क्रिएट होगा, तो ये सारा कुछ उसमें ऐड आपका रहता है, और ये दोनों करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा। ओटीपी, प्राइमरी जब डिटेल आप भर देंगे, प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो भी आपसे डिटेल मांगा जाता है,
उसको पूरी तरीके से जब आप भरते हैं तो वहाँ पर एक OTP का ऑप्शन आता है, वो एक OTP आपको आएगा और OTP एक्टिवेशन लिंक आएगा, और OTP जब आप उसमें डाल देंगे उसको, तो वो लिंक अगर आपका सक्सेस होगा तो देन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होने के बाद आप देख रहे हैं कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसमें जो आप दिए हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर उस ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर आपका आ जाएगा। और इस रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, इसको सुरक्षित रखना है हमेशा, क्योंकि आगे चल करके जो भी आपका पहचान है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका पहचान होगा, और इसी के बल पे सारा इंफॉर्मेशन आपका अपडेट आगे चल करके होगा। इसलिए करके ये प्राइमरी फेज जो है अकाउंट क्रिएट करने वाला, यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत आपको पड़ेगी, नहीं तो आपका परेशानी बढ़ता चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। और इसी का दूसरा पार्ट जो होगा, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस भरने वाला होगा। तो स्वाभाविक रूप से जैसे अगर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरते हैं, अगर उसमें 5 कैटेगरी दिया हुआ है, तो जो आपके मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, वो सारा पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आप सजाते हैं। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस सजाने का मतलब होता है, हमेशा आरआरबी आपको बोलती है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपका मेडिकल क्वालिफिकेशन भी हो जाता है, अगर 5 पोस्ट को फुलफिल कर रहे हैं, तो उस 5 पोस्ट में किस पोस्ट को आप वरीयता देते हैं, उसको आगे रखिए या उसी क्रम में उसको सजाइए और उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस बनाइए। अगर मान लीजिए टाइपिंग वाले पोस्ट को हम प्रेफरेंस बनाते हैं, बाकी पोस्ट को बाद में प्रेफरेंस बनाते हैं, या अपने हिसाब से जैसे मन होगा, जो आपको अच्छा लगता है प्रेफरेंस वैसे सजा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा विजन में प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से A2 मेडिकल स्टैंडर्ड गार्ड में भी आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी खोजता है, और इसके बाद स्टेशन मास्टर में भी खोजता है। तो उसके लिए तो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है नहीं। तो वैसी परिस्थिति में टाइपिंग वाले पोस्ट को आप आगे रखते हैं, या तो इस दोनों पोस्ट को आप डालिए ही नहीं। रेलवे तो कहती है कि आपको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मेडिकल में तो आपको छांट ही दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में बाद में सजा देते हैं, जिससे कि चलो एक बार ट्राई कर लेंगे, मे भी वहां पर हमारा विजन का स्टैंडर्ड बेहतर हो जाए, मे भी हम उसमें आ जाएं, और नहीं तो वैसे भी लास्ट में उसमें तो हमारा नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, उससे पहले का प्रेफरेंस तो हमको मिलेगा। ऐसा करते हैं और आपको भी करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बाकी सारा फॉर्मेट जो उसका दिया हुआ है फॉर्म भरने का, आप उसको भरिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और एक चीज जानना है, जब सारा कुछ आप भरने के क्रम में देखेंगे कि चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज आएगा। इसमें कहता है कि इंग्लिश इज डिफिकल्ट नहीं, इंग्लिश इसमें आपका लैंग्वेज इनबिल्ट रहता है, कि किसी भी परिस्थिति में इंग्लिश लैंग्वेज आपका रहेगा ही रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपका यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। और इंग्लिश और हिंदी में विवाद की स्थिति में अंतिम रूप से इंग्लिश लैंग्वेज ही मान्य होगा। अब इस चीज़ को अच्छे से समझना है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो बहुत छात्रों को लगता है कि हमारा हिंदी मीडियम है, इंग्लिश हम उसमें डाल देंगे तो इंग्लिश तो रहेगा ही, हिंदी तो रहेगा ही, इंग्लिश भी उसमें हमको दिखाई देगा या हमारा इंग्लिश भी आएगा। आपको ये अच्छे से समझ लेना है। पिछली बार 2019 के एग्जाम में बहुत छात्रों को इसको लेकर दिक्कत हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश का मतलब है कि आप जो लैंग्वेज चूज करते हैं, आप बांग्ला चूज कीजिए, हिंदी चूज कीजिए, कोई भी रीजनल भाषा जो उसमें दिए हुए हैं आप उसको चूज करते हैं, तो वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, साथ में इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं तो आपका उधर सारा लैंग्वेज आपका हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही रह जाएगा। यानी हम हिंदी भाषी हैं तो पता चलेगा इंग्लिश चूज कर लिए तो हिंदी आपका आएगा ही नहीं आएगा, सिर्फ इंग्लिश ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, इसलिए चूज करेंगे तो हिंदी चूज करेंगे या दूसरा भाषा चूज करेंगे, इंग्लिश तो ऑलरेडी आपके पास रहेगा। और इंग्लिश चूज कर लेंगे तो सिर्फ इंग्लिश रहेगा, दूसरा भाषा गायब हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझाना है, इसलिए हम ऐसा लिख दिए जानबूझ करके। और दोनों में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कंट्राडिक्टरी हो जाते हैं, इंग्लिश में उसका अलग मीनिंग निकल रहा है, हिंदी में अलग मीनिंग निकल रहा है, या हिंदी में अधूरा है, कुछ भी है, तो ऐसी परिस्थिति में इंग्लिश में जो आपका दिया हुआ है
क्वेश्चन वही अंतिम रूप से मान्य होगा। इसलिए करके तमाम छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट भी है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे, तुरंत इंग्लिश उसका देखिए। बहुत सारा ऐसे भी मीनिंग होते हैं इंग्लिश में समझने में आसानी होती है, हिंदी में ज़्यादा कठिन होती है, खास करके बायो वगैरह में। अब टू ग्रंथि बोल देगा तो अब टू ग्रंथि आप समझ नहीं पाइएगा, हिंदी में बहुत कम बच्चे समझेंगे, लेकिन उसी को थायराइड बोल देगा तुरंत आप समझ जाइएगा। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपको समझना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड, बैंक अकाउंट आपका डिटेल मांगता है, अपडेट बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, जिस समय की जैसे 500 रुपया आपका फी है तो 400 रुपया आपके अकाउंट में लौट जाता है, तो किस अकाउंट में ये पैसा लौटेगा इसके लेके आपको बैंक अकाउंट आपका डिटेल इसका देना होता है। तो ये मेन चीज रहा। बाकी तो इसके अलावा आप देखेंगे कि फोटोग्राफ आपका कहता है कि कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें जिगजैग नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन दे रखा है कि जेपीईजी में, या उसके लिए कंडीशन कितना केबी में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारा उसका कंडीशन दिया हुआ है। तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि टोपी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, जो भी उसका फोटो से रिलेटेड कंडीशन दिया हुआ है उसको फॉलो आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर सही फॉर्मेट पे आप नहीं उसको अपलोड करेंगे तो उसके कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर ना तो आप पूरा कैपिटल में करें, ना तो पूरे स्मॉल में करें, रनिंग लेटर में करना चाहिए। पहला लेटर नवीन है तो एन कैपिटल है, AVIN, कुमार में के कैपिटल, बाकी जैसे रनिंग में सिंह में एस कैपिटल, इस हिसाब से। तो ये तमाम छोटे छोटे चीज़ हैं जिसको कि अगर बेहतर तरीके से फॉर्मेट पर अगर आप फॉर्म भरेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर थोड़ा भी कहीं प्रॉब्लम हुआ तो आपको ये प्रॉब्लम भारी पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर सही तरीके से शुद्ध आपने फॉर्म भर दिया तो आधी सफलता वहीं आपकी तय हो जाती है। क्योंकि कितना भी आप परफॉर्मेंस अपना बढ़ा लें, लेकिन फॉर्म में भरने में अगर गलती हो जाएगी सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। तो इन बातों पर आपको गौर करते हुए फॉर्म भरना चाहिए। बाकी तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, आगे ग्रुप डी का भी जिनको एग्जाम देना है, तो अभी एक लक्ष्य बैच, कौन सा बैच, लक्ष्य बैच, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप आप डाउनलोड करेंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, और भारत का सबसे सस्ता बैच लक्ष्य बैच के नाम से मात्र 499 रुपये में मैथ, रीजनिंग, साइंस, आर्ट्स, सारा चीज उसमें। ग्रुप डी में भी काम आएगा, NTPC ग्रेजुएट लेवल में भी काम आएगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी काम आएगा। ये बैच 3.5 से 4 महीना तक चलेगा और 4 घंटे डेली चलेगा। तो आप समझ सकते हैं इससे सस्ता और क्या हो सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन मोड में भी कल से ही यानी कि मंडे से हमारा 23 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन मोड में। अगर चाहें तो अगर पटना आप रहते हैं तो हमारे बाजार समिति सेंटर पर जाके क्लास कर सकते हैं ऑनलाइन में, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और 299 रुपये में 4000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, आर्ट्स का, सेलेक्टिव, चैप्टर बाय चैप्टर, लेवल बाय लेवल, बेहतरीन वो आपको फायदा करेगा। 4000 क्वेश्चन का मतलब है मिनिमम 20,000 क्वेश्चन के बराबर लाभ होगा। तो ये चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको करके आप मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।